बेंजामिन कुछ कहने ही वाला था कि ग्लैडिस ने उसे पहले ही बोल दिया। ओह, अब तुम बात करना चाहते हो। तुम पहले क्या कर रहे थे, कोने में दुबके हुए? तुम्हारी पत्नी होना कितना शर्मनाक है। मैं तलाक चाहती हूँ। द गौरमांड के प्रवेश द्वार पर भीड़ थी। हालांकि उनमें से कोई भी उनकी पारिवारिक बहस में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। उनका दिमाग अभी भी खुश राजा पर था। खुश राजा का उत्तराधिकार समारोह 5 दिनों में है। ओह हाँ, मैंने सुना है कि ये दिल्ली के सैन्य क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। जाहिर है, समारोह जनता के लिए खुला रहेगा, लेकिन केवल सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों को ही निमंत्रण मिलेगा। मैंने भी यही सुना है। केवल सच्चे उच्च वर्ग के परिवार जो पर्याप्त रूप से अमीर और शक्तिशाली हैं, वे ही भाग ले पाएंगे। मुझे शर्त है कि केवल मशहूर हस्तियों को ही आमंत्रित किया जाएगा। हर कोई खुश राजा के बारे में बात करने में व्यस्त था। हालांकि पंकज नहीं। वह द गौरमांड के बाहर एक कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था। अपने परिवार को बचाने के लिए ग्लैडिस ने खुद को पूरी तरह से शर्मिंदा किया था। उसने बेलिंडा के सामने घुटने भी टेके थे। अपने परिवार पर गुस्सा निकालने के बाद वह थोड़ी शांत हुई। ग्लैडिस, क्या वह तुम हो? तुम भी यहाँ हो? बेंजामिन और उसका परिवार द गौरमांड में प्रवेश करने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे थे, तभी एक आवाज गूंजी। ग्लैडिस ने ऊपर देखा। एक सुंदर सजी धजी महिला पास आई, जो एक सूट और टाई पहने हुए एक आदमी की बांह पकड़े हुए थी। एक युवा जोड़ा उनके पीछे चल रहा था। फेलिशिया। ग्लैडिस खड़ी हो गई। वह अपने सामने की महिला को देखकर हैरान थी, जो अभी भी अपनी 20 की उम्र में दिख रही थी। उसने पूछा, क्या तुम फेलिशिया लॉकवुड हो? वही फेलिशिया जो कक्षा में मेरे पीछे बैठती थी। वह सही है। ग्लैडिस, ये वास्तव में तुम हो। मैंने तुम्हें वर्षों से नहीं देखा। ओह, तुम्हारा सामाजिक रुतबा बिगड़ता हुआ लग रहा है ना? एक समय था जब तुम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी। मैंने सोचा था कि तुम अमीर से शादी करोगी। कौन जानता था कि तुम इस तरह समाप्त होगी। द गौरमांड में भी इंतजार करना पड़ेगा। फेलिशिया ने ग्लैडिस पर एक नजर डाली। उसका हाथ अभी भी आदमी की बांह पर था। यह मेरे पति हैं, लकी लॉजिस्टिक्स के चेयरमैन। उनकी कुल संपत्ति करोड़ों में है। तुम्हारा क्या? तुम्हारे पति कहाँ है? वह क्या करते हैं? ग्लैडिस जानती थी कि फेलिशिया दिखावा कर रही है। उसने बेंजामिन को अपनी ओर झटका दिया, अपना सिर ऊंचा रखा। यह मेरे पति हैं, बेंजामिन सिंह, इटर्नलिटी के 10% शेयरधारक। सिंह परिवार की कुल संपत्ति करोड़ों में है, जबकि मेरे पति लाखों के हैं। चूंकि बेंजामिन इटर्नलिटी का शेयरधारक बन गया था, ग्लैडिस आखिरकार कुछ सामाजिक रुतबे का आनंद ले पाए। अपनी आंखों के कोने से फेलिशिया को देखते हुए वह और अधिक खुश हो गई। फेलिशिया हैरान दिखी। वाह, सच में इटर्नलिटी के शेयरधारक हैं ना? तो तुम अभी भी लाइन में इंतजार क्यों कर रही हो? क्या तुम एक सदस्य नहीं हो? ओह, मुझे पता है। तुम बस डींगे मार रही थी, है ना? उसके बगल में बैठे आदमी ने कहा, फेल, मेरे पास आज बहुत काम है। जल्दी करो, चलो चलें। मुझे बाद में फिर से ऑफिस में रहना है। फेलिशिया ने ग्लैडिस की अभिव्यक्ति को बदलते हुए देखा। तुरंत उसे पता चला कि ग्लैडिस सिर्फ डींगे मार रही थी। वर्षों पहले ग्लैडिस स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी। हालांकि फेलिशिया भी सुंदर थी, ग्लैडिस की उपस्थिति में वह केवल एक वॉलफ्लावर कम आकर्षक थी। अब जब उसने ग्लैडिस से जीवन में बेहतर किया था, तो वह इतराने का अवसर नहीं छोड़ने वाली थी। उसने अपने पीछे से एक प्यारी दिखने वाली लड़की को पकड़ा। यह मेरी बेटी है। तुम विल्सन परिवार को जानती हो, है ना? इसने एक विल्सन से शादी की है। लड़की के बगल में खड़ा युवक गर्व से अपना सिर हिलाया, अपना हाथ लड़की के चारों ओर डाल दिया। विल्सन ठीक कर रहे हैं, मुझे लगता है। हमारी कुल संपत्ति केवल अरबों में है और हम दिल्ली में 4 महान में तीसरे स्थान पर हैं। ग्लैडिस अवाक थी। उसने ईवा को बेरहमी से घूर कर देखा। ईवा की बदौलत ग्लैडिस अपनी सहपाठी से आंखें भी नहीं मिला सकती थी। ईवा ने अपना सिर झुका लिया, अपनी निगाहें जमीन पर टिकी रखी। ग्लैडिस, ये तुम्हारी बेटी होगी। ये ईवा है ना? हमने तुम्हें खबरों में देखा। ओह, मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी ने किसी निकम्मे से शादी कर ली है। वह केवल खाना बनाता है और ईवा को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल से काम से लेने आता है। ओह, वह फिर से बदसूरत हो गई है। ग्लैडिस पर हमला करने का एक और मौका भांपते हुए फेलिशिया ने इसे ले लिया। वह अपनी बेटी और दामाद की तारीफ करते हुए ईवा और पंकज को नीचा दिखाती रही। डेविड और एलिसा इन अपमानों के सामने चुप रहे। उनका परिवार दूसरों की तुलना में कुछ भी नहीं था। ग्लैडिस इतनी शर्मिंदा थी कि वह छिप जाना चाहती थी। शेयर प्राप्त करने के बाद भी यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। उसने पंकज को घूर कर देखा, जो अभी भी अपनी सीट पर बिना किसी परवाह के धूम्रपान कर रहा था। वह उससे नफरत करती थी। ये वही था जिसने उसके सामाजिक रुतबे को प्रभावित किया।
ये सब देखने के बाद पंकज को लगा कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। ईवा के पति के रूप में वह उसके या उसके माता पिता के लिए शर्मिंदगी नहीं बनना चाहता था। उसने तुरंत अमित को फोन किया। द गौरमांड में डायमंड रूम के लिए आरक्षण कराओ। सुनिश्चित करें कि यह ईवा के नाम पर हो। उसके बाद वह खड़ा हुआ और ग्लैडिस के पास पहुंचा। माँ, क्या हमने डायमंड रूम के लिए आरक्षण नहीं कराया था? चलो अंदर चलते हैं। फेलिशिया जोर से हंसने लगी। हाँ, डायमंड रूम, क्या मजाक है। उसके पति भी अप्रभावित दिखे। लड़के, क्या तुम जानते भी हो कि डायमंड रूम क्या है? तुम ये ढूंढ बहुत दूर तक ले जा रहे हो। फेलिशिया के दामाद चैड विल्सन ने पंकज पर ताना मारा। विल्सन परिवार के सदस्य के रूप में भी मैं केवल सिल्वर मेंबर हूँ। इसका मतलब है कि मैं केवल सिल्वर रूम का हकदार हूँ। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास डायमंड रूम के लिए आरक्षण है। दिल्ली में केवल मुट्ठी भर लोगों को ही डायमंड रूम तक पहुंच प्राप्त है। लोग द गौरमांड स्वाद का घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। वे सभी रेस्टोरेंट में प्रवेश करने के लिए कतार में थे। इससे पहले वे खुश राजा पर चर्चा कर रहे थे। पंकज ने जो कहा उसे सुनने के बाद भीड़ में हंसी गूंज उठी। डायमंड रूम, लगता है सिंह परिवार का दामाद आखिरकार किसी चीज में अच्छा है, डींगे मारने में। वह एक निकम्मा है। वह एक कार भी नहीं खरीद सकता। याद है कि वही ईवा को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल से काम से लेने आता था। अगर वह एक कार भी नहीं खरीद सकता तो वह डायमंड रूम का खर्च कैसे उठा सकता है? अफवाह है कि डायमंड रूम का उपयोग करने के लिए अमीर होना ही काफी नहीं है। द गौरमांड का मालिक राजधानी के एक महत्वपूर्ण परिवार से आता है। वह एक सच्चे उच्च वर्ग के परिवार से है। दिल्ली में शायद ही कोई डायमंड रूम के लिए आरक्षण सुरक्षित कर सकता है। यहां तक कि 4 महान भी डायमंड रूम तक पहुंच प्राप्त नहीं कर सकते। पंकज के शब्द उनके लिए एक मजाक थे। उनके ताने से ग्लैडिस फिर से नाराज हो गई और वह उस पर टूट पड़ी। तुम बेवकूफ, क्या तुमने काफी नहीं कर लिया? चुप रहो पंकज। ईवा ने पंकज पर हाथ रखा। दिल्ली में पली बड़ी होने के नाते वह द गौरमांड की उत्पत्ति और डायमंड रूम के महत्व से परिचित थी। चैड, तुम्हारा सिल्वर मेंबर कार्ड कहाँ है? इन गरीब लोगों को दिखाओ। उन्हें सिल्वर मेंबर कार्ड की एक झलक देखने दो। फेलिशिया ने अपनी नाक हवा में उठा ली और ग्लैडिस को तिरस्कार से देखा। ग्लैडिस पीली पड़ गई। ग्लैडिस को कितना असहज महसूस हो रहा था, ये देखकर फेलिशिया उत्साहित थी। चैड ने एक शुद्ध सफेद कार्ड निकाला। चमकदार और उत्कृष्ट, इसमें एक सिल्वर वीआईपी स्टैंप था। वाह, तो यह एक सिल्वर मेंबर कार्ड है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। विल्सन परिवार अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। जाहिर है, सिल्वर मेंबर कार्ड में अपग्रेड होने के लिए द गौरमांड में लाखों खर्च करने पड़ते हैं। 10 करोड़ और उससे अधिक खर्च करने पर गोल्ड मेंबर कार्ड मिलता है। जहां तक डायमंड मेंबर कार्ड की बात है, वह अनमोल है। केवल उन्हीं को डायमंड मेंबर कार्ड व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होता है जिन्हें द गौरमांड का मालिक स्वयं चुनता है। जैसे कि सुंदर और डैशिंग होना ही काफी नहीं था, चैड विल्सन भी अमीर और युवा है। जो कोई भी उससे शादी करता है वह वास्तव में भाग्यशाली है। सारी प्रशंसा सुनकर फेलिशिया पहले से कहीं ज्यादा आत्मसंतुष्ट थी। दूसरी ओर ग्लैडिस और भी ज्यादा दुखी हो गई। पूरा मामला लगभग भूला जा चुका था, लेकिन पंकज ने अपने मूर्खतापूर्ण सवाल से उसे फिर से शर्मिंदा कर दिया था। बस चलते हैं, तुम बेवकूफ हो। प्रशंसा भरी निगाहों के नीचे फेलिशिया ने अपने पति की बाह में अपनी बाह डाली और द गौरमांड में प्रवेश किया। जैसे ही वह निकली, उसने एक और तीखी टिप्पणी की। इटर्नलिटी का 10%। दिल्ली में सभी जानते हैं कि बेजामिन सिंह बेकार है। ये सेट एक बेकार पति, एक बदसूरत बेटी और एक बेकार दामाद के साथ पूरा हो गया है। हाँ, यह मजेदार है। सभी सिंह परिवार का चेहरा पीला पड़ गया। ग्लैडिस विशेष रूप से सबसे बुरी लग रही थी। प्रतिष्ठा और छवि उसके लिए सब कुछ थी। ईवा ने अपनी मां के कठोर चेहरे को देखा और पंकज के पीछे छिप गई। तभी उन्होंने तेजी से आने वाले कदमों की एक श्रृंखला सुनी। एक लंबा, सुंदर व्यक्ति, जो अपनी 20 की उम्र में दिख रहा था और एक सफेद शर्ट पहने हुए था, उनकी ओर बढ़ा। हे भगवान, ये द गौरमांड का मालिक ब्रायन ग्रेसन है। वह इतना लो प्रोफाइल फिर भी दबंग है। मैंने सुना है कि ब्रायन राजधानी से आता है। जब से उसने दिल्ली में द गौरमांड की स्थापना की है, उसने शायद ही कोई उपस्थिति दर्ज कराई है। कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता। कई युवा महिलाएं ऐसी लग रही थी जैसे वे उसके पैरों पर गिर जाएंगी। वह जितना सुंदर था, यह सच्चा धन और शक्ति थी। 4 महान इसकी तुलना कैसे कर सकते थे? उसे अभी अभी जो फोन आया था, उसके बाद ब्रायन ने एक सेकंड भी बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। उसने फेलिशिया की बेटी एमिली विल्किंस को देखा। उसे ईवा समझकर उसने सम्मानपूर्वक उसे झुकाकर सलाम किया।
मुझे माफ करना, मैंने आपको बहुत देर तक इंतजार कराया। डायमंड रूम तैयार है, कृपया इस रास्ते से। क्या? द गौरमांड में हर कोई पूरी तरह से सदमे में था। विल्सन वास्तव में एक महान परिवार है। द गौरमांड का मालिक भी व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए यहाँ है। आप सही कह रहे हैं। विल्किंस बहुत भाग्यशाली हैं। उनकी एक ऐसी आज्ञाकारी बेटी है जिसने एक विल्सन से शादी की। चैड और द गौरमांड स्वाद का घर के मालिक के बीच जरूर कोई खास दोस्ती होगी। भीड़ की बातें सुनकर फेलिशिया और उसका परिवार हक्का बक्का रह गया। चैड भी भ्रमित था। क्या हो रहा था? उसने केवल सिल्वर रूम के लिए आरक्षण कराया था और उसने पहले कभी द गौरमांड के मालिक को भी नहीं देखा था। वह व्यक्तिगत रूप से यहाँ क्यों था? हालांकि ये सोचते हुए कि उसने द गौरमांड के मालिक का ध्यान आकर्षित करने में कामयाबी हासिल कर ली है, चैड खुश हो गया। उसने अपनी थोड़ी ऊपर उठाए और एमिली के चारों ओर एक बाह डाली, भीड़ से प्रशंसा भरी निगाहों का आनंद लिया। फेलिशिया पहले से कहीं ज्यादा घमंडी थी। उसने जानबूझकर ग्लैडिस की ओर मुड़कर देखा और घमंड से हम्फ किया। ग्लैडिस आग बबूला थी। उसने इस सब के लिए पंकज को दोषी ठहराया, वह बेकार निकम्मा। तुम कचरे के टुकड़े, उन्हें देखो, वे कैसी संगति रखते हैं। द गौरमांड का मालिक भी व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने आया है, ग्लैडिस पंकज पर चिल्लाई, जो थोड़ा सा भड़क गया। अमित कभी गलती नहीं करता था। क्या चल रहा था? उसने ब्रान को देखा जो अभी भी झुका हुआ था। उसके दिमाग में समझ की एक चमक आई। ब्रान ने जरूर गलत व्यक्ति को पकड़ लिया होगा। चूंकि फेलिशिया और उसका परिवार अभी रेस्टोरेंट में प्रवेश कर रहा था, उसने एमिली को ईवा समझ लिया होगा। जोर से उसने घोषणा की, ईवा, हम अब यहाँ खाना नहीं खा रहे हैं, चलो चलें। उसके बाद उसने ईवा को पकड़ा और चला गया। अभी भी प्रवेश द्वार पर खड़ा ब्रान ने नाम सुना और सीधा खड़ा हो गया। उसने पंकज और ईवा को मुड़ते हुए देखा। वह कांप गया और खुद को थप्पड़ मारा। अपनी जल्दबाजी में उसने एक गलती कर दी थी। जल्दी से वह उनका पीछा किया और ईवा के सामने रुक गया। सम्मानपूर्वक उसने पूछा, क्या आप मिस ईवा सिंह हैं? हाँ। ईवा हतप्रभ थी। मूर्खता से उसने सिर हिलाया। मैं हूँ मिस सिंह, डायमंड रूम तैयार है, कृपया मेरे साथ आइए। तालिकाएं इतनी तेजी से बदल गईं कि किसी को पता नहीं चला कि क्या हो रहा था। वे सब सदमे में थे। ग्लैडिस, बेंजामिन, डेविड और एलिसा घूर रहे थे, उनके मुंह खुले थे। उन्होंने द गौरमांड के मालिक को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वे जानते थे कि वह दिल्ली से नहीं था। वह एक असली बड़ा शॉट था, वह राजधानी से था। मिस्टर ग्रेसन, क्या आपने अभी कहा कि डायमंड रूम तैयार है ईवा के लिए? ग्लैडिस ने अनिश्चितता से पूछा। मैडम, आप जरूर ईवा की मां होंगी। इस रास्ते से कृपया। वेटर, तुम क्या कर रहे हो? हमारे मेहमानों का स्वागत करो। ब्रान के चिल्लाने के बाद कई वेटर एक साथ दिखाई दिए, खुद को दो साफ पंक्तियों में व्यवस्थित किया और उन्हें सलाम किया। स्वागत है। उनकी आवाजें एक साथ गूंजी, रेस्टोरेंट में जोर से गूंज रही थी। गार्डो, इन लोगों को बाहर निकालो। ब्रान ने फेलिशिया और उसके परिवार को देखा जो प्रवेश द्वार पर जड़वत खड़े थे। उन्होंने उसे फिसलने का कारण बनाया था। उसने ब्लैक ड्रैगन को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसका ब्लैक ड्रैगन के आदेशों की अवहेलना करने का कोई इरादा नहीं था। कमरा ईवा के लिए था। अगर उसने ईवा को नाराज किया तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। सुरक्षा गार्डों की एक टीम दिखाई दी और फेलिशिया और उसके परिवार को बाहर निकालना शुरू कर दिया। भीड़ इस दृश्य की गवाह बनी। ग्लैडिस आखिरकार मुस्कुराई। हालांकि उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा था। वह खुश थी जब तक फेलिशिया को दुख हुआ। उसने फेलिशिया और उसके परिवार को निकाले जाते देखा। वह हंसी से दुगुनी हो गई और फेलिशिया की ओर इशारा किया। हाँ, क्या मजाक है। डायमंड रूम, तुम योग्य नहीं हो। यह आश्चर्यजनक था कि पासा कितनी जल्दी पलट गया था। फेलिशिया, चैड और उनके परिवार को अब द गौरमांड स्वाद का घर से बाहर कर दिया गया था। फेलिशिया अभी भी अंदर जाने का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ थी। उसने चैड को पकड़ा, कहा, चैड, तुम विल्सन परिवार से हो। तुम्हारे पास मेंबर कार्ड है, उसे दिखाओ। चैड एक बार फिर हताशा के साथ ब्रान के पास पहुंचा, अपना सिल्वर मेंबर कार्ड दिखाते हुए। मिस्टर ग्रेसन, मैं द गौरमांड का सिल्वर मेंबर हूं। वर्षों से मैंने कुछ करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसे पीटो। चैड का असमय पास आना ब्रान को गुस्सा दिला गया क्योंकि वह ईवा से बात करने में व्यस्त था। कुछ धमकी भरे सुरक्षा गार्डों ने चैड को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। वह कराहते हुए फर्श पर गिर पड़ा। रुक जाओ, कृपया रुक जाओ। हाँ। जैसे ही उसने ये देखा, ग्लैडिस का गुस्सा कम हो गया। उसने अपना सिर ऊंचा रखा और अपनी छाती फुला ली, संतुष्ट दिख रही थी। विल्किंस, एमिली विल्किंस शुरू से ही डींगे मार रहे थे। ऐसा लगता है कि सिंह परिवार के पास असली शक्ति है।
मुझे बताओ। ईवा सिंह संजीव वर्मा की दोस्त है। अब उसने डायमंड रूम आरक्षित किया है। मालिक भी व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत करने के लिए यहाँ है। भीड़ फिर से इस मामले पर टिप्पणी करने लगी। ईवा अभी भी भ्रमित थी। उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा था। मिस ईवा सिंह, मैडम और सर, कृपया इस रास्ते से, ब्रान ने दोहराया। स्वागत है, दो पंक्तियों में खड़े वेटर ने फिर से कहा, इस बार जमीन पर घुटने टेकते हुए। वेटर वास्तव में सुंदर महिलाएं थीं जिन्होंने कपड़े पहने हुए थे। प्रवेश द्वार पर भीड़ हैरान थी। क्या डायमंड मेंबर्स के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? यह पागलपन है। इतनी सारी सुंदर महिलाएं एक पंक्ति में घुटने टेक रही हैं। मेरा दिल टूट रहा है। भीड़ ने सिंह परिवार पर ईर्ष्यालु जलती हुई निगाहें डाली। आखिरकार ग्लैडिस अपने पल का आनंद ले पाए। डेविड तनकर खड़ा हो गया। एलिसा ने अपनी ठोड़ी उठाते हुए अपनी बाह डेविड पर रखी। उस क्षण उन्हें लगा जैसे वे दुनिया के शीर्ष पर हैं। ईवा अभी भी भ्रमित थी। वह ब्रान ग्रेसन को बिल्कुल नहीं जानती थी। इस रास्ते से, मिस ईवा सिंह। स्वागत है। जमीन पर घुटने टेकने वाली वेट्रेस ने फिर से एक साथ आवाज दी। चलो, ईवा। पंकज ने एक भ्रमित ईवा को देखा। ईवा ने आखिरकार उसे जवाब दिया। ब्रान के नेतृत्व में सिंह परिवार द गोरमांड में प्रवेश कर गया। वे एक निजी लिफ्ट का उपयोग करके 5वीं मंजिल पर गए। भव्यता से सुसज्जित 5वीं मंजिल किसी महल से ज्यादा लग रही थी। वे जहां भी गए, सुंदर महिलाएं जमीन पर घुटने टेक रही थीं। डेविड हतप्रभ था। उसने पहले कभी इतनी भव्य चीज नहीं देखी थी। बेंजामिन भी घूर रहा था, उसका जबड़ा ढीला पड़ गया था। ग्लैडिस भी एक सेकंड के लिए खुश होना बंद कर दिया। उसके सामने जो कुछ था उसे देखकर उसका मुंह खुला रह गया। कृपया प्रवेश करें, सर और मैडम। ब्रान ने एक दरवाजा खोला, जिससे एक निजी कमरा दिखाई दिया। कमरा कुछ 100 वर्ग मीटर का था। इसमें कुछ गोल मेज, एक लाउंज और एक डांस फ्लोर था। शानदार ढंग से सजाया गया, कोई इसे एक महल समझ सकता था। सिंह परिवार अवाक था। कृपया अपने भोजन का आनंद लें। मैं आपको छोड़ता हूँ। ब्रान ने उन्हें कमरे में मार्गदर्शन करते ही छोड़ दिया। सिंह परिवार ने जवाब देने की कोशिश में अपना समय लिया। डेविड, मुझे चुटकी लो। क्या मैं सपना देख रही हूँ? ये द गोरमांड का डायमंड रूम है। हर कोई कहता है कि यहाँ भोजन करने में करोड़ों खर्च होते हैं। एलिसा इतनी भावुक थी कि वह मुश्किल से बोल पा रही थी। प्रिय, क्या हो रहा है? बेंजामिन ने पूछा। क्या? मुझे नहीं पता। ग्लैडिस भी भ्रमित दिखी। उसने पहले कभी इतनी भव्य चीज नहीं देखी थी। पंकज, क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? ईवा ने पंकज को देखा, जो उसका हाथ पकड़े हुए था। पंकज ने अपनी नाक रगड़ी। मेरा इससे क्या लेना देना हो सकता है? यह जरूर तुम होगी। मालिक तुम्हारा स्वागत करने आया था। लेकिन मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। पंकज मुस्कुराया। फिर मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है कि यह सब क्या है। कौन परवाह करता है कि वह कौन है? चलो खाते हैं। ओह, रुको, मुझे कुछ तस्वीरें लेने दो और उन्हें पोस्ट करने दो। मेरे फॉलोअर्स पागल हो जाएंगे। डेविड ने अपना फोन निकाला और हर चीज की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। जल्द ही खाना आ गया। सुंदर वेट्रेस एक के बाद एक पकवान पेश करती गई। चाहे प्रस्तुति, स्वाद या महक के मामले में, परोसा गया भोजन बेहद स्वादिष्ट था। मेजें जल्द ही स्वादिष्ट भोजन से भर गईं। एक बार जब सारा भोजन आ गया, तो महिलाओं के एक समूह ने कमरे के सामने मिनी स्टेज पर नाचना शुरू कर दिया। वे इतनी आकर्षक थीं कि बेंजामिन और डेविड उनसे नजरें नहीं हटा पाए। पूरे भोजन के दौरान सिंह परिवार सदमे की स्थिति में था। डायमंड रूम में इतना ज्यादा खाना था कि वे खत्म नहीं कर पाए। वास्तव में, उन्होंने इसका एक अंश भी मुश्किल से खाया। ओह नहीं! ग्लैडिस ने खाना खत्म करने के बाद एक एहसास हुआ, अपने माथे पर थप्पड़ मारा। मैंने सुना है कि डायमंड रूम में खाने का खर्च कम से कम 1 करोड़ होगा। 1 करोड़ काफी नहीं होगा। पंकज ने लाल शराब की एक बोतल की ओर इशारा किया जिसे डेविड खोल रहा था। सिर्फ इस शराब की बोतल की कीमत 3,80,000 है। हमने कुछ बोतलें पी हैं, है ना? अकेले शराब की कीमत शायद 1 करोड़ होगी। हाँ, पंकज ने जो कहा उससे डेविड कांप उठा। जल्दी से वह खड़ा हुआ। मैंने नहीं खोली थी। जैसे ही ब्रान कमरे से निकला, उसने ब्लैक ड्रैगन के बारे में कुछ खुदाई की। उसने अपने सबसे करीबी परिवार के सदस्यों से भी ब्लैक ड्रैगन की तस्वीरें मांगी जब उसे जनरल बनाया गया था। भले ही वह एक रहस्य था, ग्रेसन परिवार राजधानी में एक उच्च वर्ग का परिवार था। उनकी स्थिति के कारण वे अभी भी कुछ तस्वीरें हासिल करने में कामयाब रहे। जैसे ही ब्रान ने पंकज को देखा, वह अनजाने में कांप उठा। वह अपने ऑफिस में लगभग बेहोश हो गया। हे भगवान! ब्लैक ड्रैगन ईवा सिंह का पति है। उसने आराम करने की हिम्मत नहीं की, तुरंत डायमंड रूम की ओर भागा। खटखट।
तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। ये ब्रान था, जिसके चेहरे पर मुस्कान चिपकी हुई थी। ईवा, सर, मैडम और यहाँ बाकी सब, क्या सब कुछ आपकी पसंद के अनुसार है? सिंह परिवार ने एक दूसरे को देखा। जब वे बाहर डींगे मार रहे थे तब तो सब ठीक था, लेकिन अब उनके पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। ग्लैडिस के पास कुछ पैसे थे, लेकिन यह उसकी व्यक्तिगत बचत थी। वह इसका उपयोग नहीं करने वाली थी। ईवा, क्या आपने खत्म कर लिया है? ब्रान ने झुकाया। आह! ईवा धीरे से जवाब दे पाई। उसने सहज रूप से सिर हिलाया। हाँ, मैंने खत्म कर लिया है। ब्रान ने हीरे जड़े एक कार्ड निकाला। दोनों हाथों से उसने इसे ईवा को प्रस्तुत किया। ईवा, ये डायमंड मेंबर कार्ड है। कृपया स्वीकार करें। नहीं, मैं नहीं ले सकती। ईवा अपनी सीट से उछल पड़ी और अपने हाथ हिलाए। वह कैसे स्वीकार कर सकती थी? भले ही द गौरमांड का डायमंड मेंबर कार्ड रखने से उसकी स्थिति में बहुत सुधार होता, लेकिन यहाँ भोजन करना बहुत महंगा था। अकेले इस भोजन में उनकी सारी संपत्ति चली जाएगी। मेंबर कार्ड होने पर भी वे इसका खर्च नहीं उठा पाएंगे। ब्रान फिर से झुका, कहा, ईवा, मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई होगी। यह सिर्फ एक सामान्य डायमंड कार्ड नहीं है। यह एक टॉप टियर डायमंड कार्ड है। इस कार्ड के साथ आप स्टोर भर में 10% छूट का आनंद लेंगी। आपको हर महीने 3 मुफ्त भोजन का भी आनंद मिलेगा। हर महीने 3 भोजन पूरी तरह से मुफ्त। अन्य सिंह परिवार वालों ने भी वैसी ही अभिव्यक्ति धारण की। स्टोर भर में 10%, हर महीने 3 मुफ्त भोजन। यह सच होने के लिए बहुत अच्छा था। ईवा आखिरकार होश में आए और पूछा, मिस्टर ग्रेसन, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। आप मुझे डायमंड मेंबर कार्ड क्यों दे रहे हैं? ब्रान ने पंकज को देखा। पंकज भी उसे देख रहा था। वह अनजाने में कांप उठा। जल्दी से उसने कहा, आज हमारी 5वीं वर्षगांठ है और हमने एक लकी ड्रॉ रखा था। आप भाग्यशाली विजेता निकली हैं। कृपया कार्ड लें। ये भोजन मुफ्त है। द गौरमांड में अक्सर आते रहें। वर्षगांठ, लकी ड्रॉ। ईवा अभी भी अविश्वास में थी। यह सुनकर ग्लैडिस लगभग रो पड़ी। जल्दी से वह उसके पास गई और उससे डायमंड कार्ड ले लिया। मिस्टर ग्रेसन, मैं ईवा की ओर से इसे ले लूंगी। ब्रान ने पंकज की अभिव्यक्ति को देखा। वह फिर से कांप उठा। ठंडे स्वर में उसने कहा, हम केवल ईवा को ही इस कार्ड का मालिक मानेंगे। ग्लैडिस इतनी डर गई कि उसने जल्दी से कार्ड ईवा के हाथों में सौंप दिया। पंकज। ईवा ने पंकज को देखा। वह मुस्कुराया। प्रिय, तुम कितनी भाग्यशाली हो। क्या संयोग है। तुम उनकी वर्षगांठ पर भाग्यशाली विजेता हो। बधाई हो। बस इसे ले लो। ईवा ने आखिरकार कार्ड ले लिया। द गौरमांड स्वाद का घर में अपना भोजन समाप्त करने के बाद सिंह परिवार सुन्न होकर बाहर निकला। बेलिंडा ने ईवा के चेहरे से पट्टी फाड़ दी थी। द गौरमांड छोड़ने के बाद पंकज ईवा को सामान्य क्लिनिक वापस ले गया, जहां उसने उसके लिए फिर से कुछ दवाएं लिखनी शुरू कर दी। ईवा बैठ गई, हीरे से बने वीआईपी कार्ड को देख रही थी। फिर उसने पंकज को देखा, जो अपने काम में लीन था। वह चकित थी। आज जो कुछ हुआ वह अभी भी अवास्तविक लग रहा था। वह ब्रान ग्रेसन को नहीं जानती थी, फिर भी ब्रान ग्रेसन ने उसे एक डायमंड कार्ड दिया था। डायमंड कार्ड में कई विशेषाधिकार थे, जिसमें 10% छूट और हर महीने 3 मुफ्त भोजन शामिल थे। यह मुफ्त में खाने से कैसे अलग था? जल्द ही पंकज ने एक मिश्रण तैयार कर लिया था। ईवा। हाँ, ईवा वास्तविकता में वापस आए। पंकज ने कहा, आओ, चलो तुम्हारे घावों पर कुछ दवा लगाते हैं। मुझे माफ करना आज जो कुछ हुआ। तुम्हें केवल इसलिए अपमानित होना पड़ा क्योंकि मैं चला गया था। मैं वादा करता हूं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। ठीक है। ईवा को इसकी आदत थी। उसने उसकी ओर अपना चेहरा मोड़ लिया। चलो करते हैं। पंकज ने उसके चेहरे पर दवा लगाई और फिर पट्टी बांध दी। उसके बाद ही पंकज ईवा को घर ले गया। बेंजामिन के घर के लिविंग रूम में इस बार ग्लैडिस पूरी तरह से मुस्कुरा रही थी, ईवा के साथ बहुत गर्मजोशी से पेश आ रही थी। उसने ईवा को चाय और पानी परोसा, उसकी देखभाल ऐसे कर रही थी जैसे वह एक राजकुमारी हो। बेंजामिन हस्तांतरण समझौते को अपनी छाती से लगाए हुए था, मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुरा रहा था। ईवा, मुझे बताओ, ब्रान के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? वह राजधानी के एक शक्तिशाली परिवार से एक अमीर प्रभावशाली युवक है। जब तुम्हारे पास तुम्हारा सुंदर रूप था तब क्या तुम उसे जानती थी? अगर हाँ, तो जब तुम एक बार फिर अपनी सुंदरता ठीक कर लो तो पंकज को तलाक दे दो। इसके बजाय ब्रान से शादी कर लो। मुझे इतना शक्तिशाली दामाद पाकर बहुत गर्व और खुशी होगी। ग्लैडिस के चेहरे पर एक लालसा भरी नजर थी। वह अभी भी सोच रही थी कि ब्रान के पास कितनी शक्ति थी। उसके पास तो विल्सन परिवार के एक सदस्य को पीटने का भी अधिकार था। वह कितना शानदार था। अगर वह उसका दामाद बन जाता तो वह अपने सपनों में हंस रही होती। माँ, मैं उसे नहीं जानती। ईवा परेशान थी।
वह अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि ब्रान ने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। उसे संदेह था कि पंकज का इससे कुछ लेना देना है। आखिरकार सेलेस्टियल ने उसकी वजह से एटर्नलिटी के साथ साझेदारी की थी। हालांकि पंकज ने उसे बताया था कि ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक सैनिक के रूप में संजीव की जान बचाई थी। अब पंकज कह रहा था कि वह ब्रान को बिल्कुल नहीं जानता। जब एलिसा ने देखा कि ग्लैडिस ईवा के प्रति कितनी गर्मजोशी दिखा रही है तो वह जलने लगी। उसने डेविड को पकड़ा और कहा, चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। ईवा, मुझे द गौरमांड का डायमंड कार्ड दिखाओ। मुझे इसे अच्छी तरह से देखने दो। मैंने इसे पहले नहीं देखा है। हताशा में ईवा ने इसे अपनी मां को दिखाया। ग्लैडिस ने इसे लिया और सभी कोनों से इसका निरीक्षण किया। छे छे, यह असली हीरो से बना है। यह इतना भारी है। ये कार्ड जरूर लाखों का होगा। भगवान का शुक्र है, ईवा। द गौरमांड का मालिक भी तुम्हारा स्वागत करने खुद आया था। इस वजह से मैं लंबे समय तक शहर में चर्चा का विषय बनी रहूंगी। मुझे आखिरकार अपने ही परिवार में कुछ रुतबा हासिल हो जाएगा। पंकज भी हताश दिखा। एक अलग दृष्टिकोण से वह ग्लैडिस को समझता था। उसने एक महत्वाकांक्षाहीन पति से शादी की थी। उसकी बेटी पहले पूरी तरह से विकृत थी। यह एक चमत्कार था कि वह मानसिक रूप से टूटने से बच गई। भले ही उसने बेलिंडा के सामने घुटने टेके, ये परिवार के लिए था। किसी भी दर पर वह डेविड और एलिसा से बेहतर थी, जो जैसे ही उन्होंने पता चला कि कुछ गलत है, फिसल गए। और फिर बेंजामिन था, जो इतना डरा हुआ था कि एक शब्द भी नहीं बोल सका। ये ग्लैडिस के लिए कठिन था। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। शेयरों और डायमंड कार्ड की बदौलत परिवार में ईवा का सामाजिक रुतबा सुधर गया। ग्लैडिस ने उसे बेकार और अभिशाप कहना बंद कर दिया। ग्लैडिस की स्वीकृति मिलने के बाद ईवा खुश थी। अगले कुछ दिनों में पंकज ईवा के साथ घर पर रहा। जब जरूरत होती थी तो वह केवल दवा समायोजन के लिए उसके साथ जाता था। उसने जो दवा इस्तेमाल की वह महंगी और कीमती थी। इसके अलावा वह इसे खुद बना रहा था और इसके प्रभाव अद्भुत थे। 3 दिन बाद ईवा ने पट्टी हटा दी। उसके सभी घाव ठीक हो गए थे, कोई निशान नहीं बचा था। ईवा आईने के सामने खड़ी होकर अपने सही चेहरे को देख रही थी। वह चौंक गई थी। पंकज ने उसे बार बार बताया था कि वह ठीक हो जाएगी, लेकिन वह फिर भी हैरान थी। उसके चिकित्सा कौशल किसी चमत्कार से कम नहीं थे। पंकज, तुम अद्भुत हो। मेरा चेहरा बुरी तरह घायल होने पर भी कोई निशान नहीं है। पंकज मुस्कुराया। मैं इसका श्रेय नहीं ले सकता। ये सब अमित हेनरी की वजह से है। उसने मुझे वह सब सिखाया जो मुझे जानना जरूरी था। ईवा ने अपने चिकने चेहरे को छुआ। अगर जनता को इस फॉर्मूले के बारे में पता चले तो ये बहुत लोकप्रिय होगा। क्या तुम किसी ब्यूटी सैलून में इस उत्पाद का विपणन करने की कल्पना कर सकते हो? व्यवसाय तेजी से बढ़ेगा। पंकज ने कहा, अमित को प्रसिद्धि और भाग्य की परवाह नहीं है। वह बस एक साधारण जीवन जीना चाहता है। ईवा ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। कितना अजीब। उसे पैसे क्यों पसंद नहीं होंगे? खटखट खटखट खटखट। किसी ने दरवाजा खटखटाया। ईवा, तुम क्या कर रही हो? बूढ़े आदमी ने एक पारिवारिक बैठक बुलाई है। उसने हमें समय पर रहने के लिए कहा है। अगर वह गुस्सा हो गए और हमारे देर से आने के कारण हमारे शेयर रद्द कर दिए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ग्लैडिस ने दरवाजे से चिल्लाया। माँ, मैं लगभग तैयार हूँ। मुझे कुछ मिनट और दो, ईवा ने पहनने के लिए कुछ तलाशते हुए कहा। पंकज, मुझे क्या पहनना चाहिए? पंकज बिस्तर पर बैठा ईवा को देख रहा था। ईवा एक पतली ड्रेस पहने हुए थी जो थोड़ी पारदर्शी थी। यह उसकी उत्कृष्ट आकृति को दिखा रही थी, खासकर उसके लंबे पैर। उसने कहा, तुम किसी भी चीज में सुंदर दिखती हो। ओह, चलो भी, मुझे कुछ चुनने में मदद करो। जो तुम पकड़े हुए हो उसके बारे में क्या? ये वाला? हाँ, ठीक है। जब तक मैं कपड़े बदलती हूँ तब तक बाहर मेरा इंतजार करो। ईवा शर्मा गई और दरवाजे की ओर इशारा किया। भले ही उनकी कानूनी रूप से शादी हो गई थी और पंकज उसके साथ रह रहा था, ईवा बिस्तर पर सोती थी जबकि पंकज हर रात जमीन पर सोता था। पंकज ने ही इसकी शुरुआत की थी। यह पहले दिन से ही उनकी आदत बन गई थी। ईवा पंकज की पत्नी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने केवल हाथ पकड़े थे। उन्होंने अभी तक चुंबन भी नहीं लिया था। पंकज ईवा का कर्ज चुकाने के लिए वापस आया था। वह उसे किसी भी ऐसी चीज के लिए मजबूर नहीं करेगा जो वह नहीं चाहती थी। वह उसकी सहमति के बिना ईवा को नहीं छुएगा। अब, जैसा कि ईवा ने उससे बाहर जाने का अनुरोध किया, वह बिना किसी बहस के सहमत हो गया। उसने लिविंग रूम में कुछ मिनट इंतजार किया। जल्द ही ईवा कमरे से बाहर निकली। वाह दीदी, तुम अपनी चोटों से ठीक हो गई हो। डेविड की आंखें चमक उठी जब उसने उसे देखा। एलिसा ईर्ष्यालु दिखी। उसे ईवा का सुंदर रूप और उसका उत्तम शरीर और भी ज्यादा भाया। ईवा, क्या? ग्लैडिस अचंभित थी। पिछले कुछ दिनों से ईवा का चेहरा पट्टी में लिपटा हुआ था।
ग्लैडिस ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब जब पट्टी हटा दी गई थी तो चोटों या निशानों का कोई निशान नहीं था। यह आश्चर्यजनक था। ईवा एक फॉर्म फिटिंग सफेद ड्रेस और लाल ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थी। उसके बाल उसके कंधों पर ढीले लटके हुए थे। अपने दुबले शरीर की बदौलत वह सुंदरता बिखेर रही थी। वह मुस्कुराए। पंकज ने ये किया। ग्लैडिस ने पंकज को देखा और बुदबुदाई, लगता है कि वह पूरी तरह से बेकार नहीं है। वह दवा में थोड़ा कुशल है। पंकज मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़ा कुशल, हर कोई उसके चिकित्सा कौशल के बारे में जानता था। राजधानी में अमीर और शक्तिशाली लोग दो कारणों से उस पर फिदा थे, उसकी हैसियत और उसके चिकित्सा कौशल। चूंकि तुम दवा में प्रशिक्षित हो तो तुम शायद एक क्लिनिक खोलकर कुछ आय कमा सकते हो। ग्लैडिस ने धूर्तता से पंकज को देखा। हालांकि वह उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी, उसने स्वीकार किया कि वह लंबा और मजबूत होने के कारण ठीक दिखता था। माँ, दादाजी पारिवारिक बैठक क्यों बुला रहे हैं? ग्लैडिस ने कहा, ये खुश राजा के उत्तराधिकार समारोह के बारे में है। अफवाह है कि जनता के लिए कुछ सीटें उपलब्ध होंगी। पिताजी इस अवसर का उपयोग हमारे उच्च वर्ग परिवार के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत करने के लिए करना चाहते हैं, इसलिए यह बैठक हमें एक सीट पाने के लिए मंथन सत्र है।